हेलो 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 बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बच्चों, आ जाइए आप सब, कैसे हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हरिओम, हेलो संदीप, धर्मेंद्र, राज, नागेंद्र, धर्मेंद्र, शिवम, मंजीत, कोमल, प्रतीक्षा, करण, तुषार, निकिता, रामजी, गुड इवनिंग। हेलो निशु, हेलो चिकारा, आलोक, हितिक्षा, गंगा, हेलो रितेश, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया, मैं भी एकदम फाइन हूँ बेटा, ठीक है, ओके, वेरी गुड, जैसे तुम भेज रहे हो। राम राम जी, राम राम, गुड इवनिंग। हेलो हेलो अंशु, आदर्श, रेशमा, रितेश, इमरान, आदर्श, डॉक्टर, हेलो नेहा जी, स्नेहा, हेलो मोहित, प्रीति, गुड इवनिंग, कैसे हो। विशाल राव, इकरा खान, गुड इवनिंग। 12th, अच्छा 12 बजे वाली क्लास में मजा आया था ना। ओके, हाँ जी, तो 12 बजे वाली क्लास कितने बच्चों ने देखी थी भाई, एक बार उसके लिए भी थम्स अप दे दो। हाँ जी, गुड इवनिंग, हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आरजे, बहुत बढ़िया। रितेश, सुमित, सूरज शर्मा, गुड इवनिंग। स्नेहा जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, तो आई होप आपने उस क्लास के जरिए बहुत सारी चीजें समझी होगी, बहुत सारी चीजें क्लियर की होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर आपने मेंटी में नेम कैसे चेंज कर दिए। भाई मैंने चेंज नहीं किए थे, उन पे क्लिक करता गया, नेम चेंज हो गए और फिर दोबारा सही भी नहीं हुए। ओके, मेरे फोन में ओपन ही नहीं हुआ। अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मोहिनी कौन है, मोहिनी मौर्य, कहाँ मिलती है वो क्लास। यूट्यूब पे मिलती है भाई, डाउट नट। अच्छा टाइगर बेबी तुम थे, ओके, बहुत बढ़िया। मिसबा, वेरी गुड। हेलो अमन पांडे, ओके, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीजों को समझते हैं, हर बात को क्लियर करते हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद। और सारी चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यार आज है अपना लेक्चर नंबर 11, इस केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11। ओके प्रतिमा जी, लेक्चर नंबर 11 आज हम देखेंगे। और आज हम कुछ और बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उनको सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज बेटा हम दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़ने वाले हैं। एक है द्विध्रुवागुण, जो हमारा टॉपिक चल ही रहा है, म्यू, और उसके बाद अणु कक्षक सिद्धांत, एमओटी। अणु कक्षक सिद्धांत, एमओटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। अणु कक्षक सिद्धांत कल का कम समझ में आया था बेटा, आज वापस से रिवाइज करवाएंगे, टेंशन मत लो। कल का कम समझ में आया था तो एनसीईआरटी संपूर्ण डलवा दिया है आपने। हाँ डलवा दिया है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का एनसीईआरटी संपूर्ण डलवा दिया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भरे हुए हैं। टुडे माय बर्थडे, आपका बहुत बहुत, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। ओके, हाँ जी। अब आगे अरे नाम ले लूंगा भाई, सर आपके हाथ जोड़ता हूं, नाम ले लिया करो भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। H2O द्विध्रुव है जबकि BF2 नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अब तो आप बता सकते हैं, अब तो बेटा आप इस कारण को बता सकते हैं कि यार H2O द्विध्रुव है जबकि BF2 नहीं, इसके पीछे क्या कारण है बताओ बेटा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर थे। H2O कोणीय है जबकि BF2 रेखीय है, ये कारण हो सकता है क्या। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक है। H2O में हाइड्रोजन बंधन होता है जबकि BF2 पृथक अणु है। H2O रेखीय जबकि BF2 कोणीय है। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसके, अब आपके अकॉर्डिंग। तो जरा देखो ध्यान से, आपने बहुत सोचा, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले तो H2O की संरचना कैसी होती है। H2O की संरचना कैसी होती है, सब बताओ। H2O की संरचना ऐसी होती है,
जबकि BeF2 की संरचना बेटा ऐसी होती है। यह एक कोणीय संरचना है, वी शेप संरचना है, और जबकि ये रेखीय संरचना है। हाँ या ना? तो भाई 4 वाला तो H2 रेखीय थोड़ी ना होगा यार, ये वाला तो कोणीय है। अब कोणीय तो एक भी हो सकता है, सही। अब बाकी चीजें भी तो भाई, ये वाला तो वैसे ही कट गया, फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया अपना। अब अगला, ये द्विध्रुव होता है, मतलब ये ध्रुवीय होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? H2 अणु ध्रुवीय होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? तो जरा देखो ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर होते ही हैं। अब जरा देखो ध्यान से यार, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, अर्थात इस बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे होंगे। सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ जा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर दोनों बंधों का म्यू लोन पेयर की दिशा में जा रहा है, अर्थात इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। यह नॉट इक्वल टू 0 होना इस बात को बताता है कि यह तो ध्रुवीय होगा। और इसमें जरा देखो ध्यान से, 180 डिग्री का बंध कोण है। ये वाला बंध इस वाले बंध के जस्ट अपोजिट है। फ्लोरीन और बेरिलियम में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, इधर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। समान घटक विपरीत दिशाओं में होते हैं तो निरस्त हो जाते हैं, वाइड बोल, ठीक है, निरस्त हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर म्यू कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा, इसलिए यह अध्रुवीय हो जाएगा। तो अब बताओ, यहां पर सिंपल सा आप बता सकते थे बेटा, CO एक ध्रुवीय अणु होता है बेटा सोनल। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से बेटा, यहां पर सिंपल सा कारण है कि F2 कोणीय होता है जबकि रेखीय होता है। कोणीय होने से इसका म्यू कैंसल नहीं हो पाएगा और इसका म्यू कैंसल हो जाता है, इसलिए वो ध्रुवीय होता है, ये ध्रुवीय होता है। तो क्या पहला, यहां पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हुआ? अब एक बालिका बोल रही है कि CO एक ध्रुवीय अणु है। कैसे? CO ध्रुवीय है। तो बेटा जरा देखो ध्यान से बालिका, इधर देख, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तो होता है, लेकिन यह ऑक्सीजन इसकी मदद करता है कि नहीं करता है स्टक पूरा करने में? बोलना हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अब जरा देख ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर उप सहसंयोजक बंध दूसरे आवर्त के तत्वों के बीच में ही या दूसरे और पहले आवर्त के तत्वों के बीच में बने और मैं इसको सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं ना बेटा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, लेने वाले पे ऋणावेश, देने वाले पे धनावेश। देख आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया तो ये ध्रुवीय हो गया। सिंपल है। अरे जेद पढ़ेंगे आगे। SO2 कैसे ध्रुवीय, SO3 नहीं? उनकी संरचना बनाओ ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? हर एक चीज संरचना बनाए खुद देखो, इतना तो पढ़ा दिया तुम्हें। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था कि यार भाई ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ क्लोरीन लगा रखा है, इसका म्यू मैंने बोला था 1.5 dBi, तो इसका म्यू कितना होगा? ऐसा मैंने कुछ बोला था क्या आपको? इसका म्यू कितना होगा, ये मैंने आपसे पूछा था। तो जरा देखो ध्यान से, हाँ जी, कल का सवाल यही था ना क्वेश्चन कि यार इसका म्यू इतना तो उसका म्यू कितना। तो जरा देखो ध्यान से, जो घटक विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जरा देखो ध्यान से बेटा जी, देखो ध्यान से, एक ही झटके में इस क्वेश्चन को निपटा देंगे अपन, एक ही झटके में इस क्वेश्चन को निपटा देंगे, एक ही झटके में। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये तीनों घटक एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये तीनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये तीनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये ऊपर, ये इधर, ये इधर। थोड़ा कचरा ज्यादा हो गया, साफ साफ कर देते हैं कचरे को।
हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, इस बंद का म्यू इस तरफ आएगा, इस बंद का म्यू इस तरफ आएगा, इस बंद का म्यू इस तरफ आएगा, तो ये तीन घटक आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये वाला घटक, कोई एक घटक बचा रह जाएगा, कोई एक घटक हमेशा बचेगा ही बचेगा। ये ऊपर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, घटक कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर आप देखो सर ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां तो दो ही घटक कैंसिल आउट हुए, इधर तीन घटक कैंसिल आउट हो रहे हैं। अच्छा, अब जरा देखो ध्यान से, आप ये सोचो सर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये तो ऊपर है ये नीचे, म्यू तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब भी सेम उतना ही आता है। अभी आगे एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, उससे भी तो निकाल सकता है, मस्त से निकाल सकता है। और देख ये ऊपर, ये इधर, ये इधर 120 डिग्री पर है, ये तो तीनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चा तो ये एक ही डायरेक्शन वाला, तो उसी से यहाँ पे हम बता सकते हैं इसका भी म्यू कुछ अलग ना आकर के 1.5 ही आएगा। ठीक है, ओके, न्यू का भी 1.5 ही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब आज हम इस पर कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने यहां पर आपको म्यू के बारे में ये बता दिया था, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने ये बता दिया था आपको कि म्यू क्या है। म्यू एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कम विद्युत ऋणी परमाणु से ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की ओर होती है, जिसको हम ऐसा तीर का चिन्ह लगा के दर्शाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? समान दिशाओं में होंगे म्यू तो जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में होंगे तो म्यू कैंसल आउट हो जाएंगे। इतनी बात हम बोल चुके हैं, इतनी बात हम बोल चुके हैं। तो जरा देखो ध्यान से बेटा जी, यहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं, या उदाहरण में कहूं तो यहाँ पे वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि CCl4, CH3Cl, CH2, Cl2, CH, इनका क्रम क्या होगा? लुईस एसिड क्या है? अरे भाई सौरभ, अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही ना, तो क्यों पूछ रहा है? अभी जब बोर्ड पे लिखा हुआ है वो पूछना। हाँ जी, आपको 4 तरह के कंपाउंड दे रखे हैं, CCl4, CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3। आपको के म्यू का क्रम बताओ, के म्यू का क्रम होगा। तो जरा देखो ध्यान से, सबकी संरचनाएं बना लो, आंख बंद करके देखो ध्यान से। कार्बन 4 बंद बना रहा है, सब में चतुष्फलकीय होगा। पहला वाला चतुष्फलकीय, चारों क्लोरीन, इसमें 3 हाइड्रोजन, ये 4 बंदे। आपकी मर्जी पड़े कहीं पे भी लगाओ 3 हाइड्रोजन, मुझे कोई एतराज नहीं, आपकी मर्जी पड़े जहां लगाओ। जैसे कि देखो ध्यान से, मैंने तीनों नीचे लगा दिए, आपको सिमेट्रिकल वे में दिख जाएगा, बस इसलिए, और कुछ मतलब नहीं, कहीं पे भी लगाओ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा दिए और 1 हाइड्रोजन लगा दिया। तो जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, आपको म्यू कंपेयर करना है इनका। मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, मान लो इसको मैंने बी बोल दिया, मान लो बेटा इसको मैंने सी बोल दिया, मान लो इसको मैंने डी बोल दिया। कुछ नहीं लगाना, सिर्फ दिशा देखनी है और मामला सॉर्ट हो जाएगा। देखो कार्बन से जुड़े हुए चारों परमाणु समान है, यहाँ तो म्यू 0 ही आएगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। इस बंद का म्यू इस दिशा में, 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 सब अपोजिट है, म्यू बराबर 0 आ गया। क्या बोलती है पब्लिक? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जरा देखो, ये बंद इस दिशा में जा रहा है, अब ये वाला भी उसी दिशा में जा रहा है, कार्बन का ये इस दिशा में जा रहा है, ये भी इस दिशा में जा रहा है। भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों म्यू सपोज करो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, लेकिन ये दोनों तो एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, इसका म्यू तो कहीं ना कहीं एड ही होगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसका म्यू 0 नहीं हो सकता। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये क्लोरीन अपनी ओर खींचना चाहेगा, ये क्लोरीन भी अपनी ओर खींचना चाहेगा, म्यू कैंसल तो नहीं होगा, 2 दिशाओं में जा रहा है। और इधर म्यू भी, ये भी इधर जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा विद्युतता है इसकी। तो यहां पे जरा मुझे बताओ, पहले इन सभी बंदों का म्यू एक ही क्लोरीन की ओर तरफ जा रहा था,
अब यहां पर दो रास्तों में डिवाइड हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? यहां पर देखो, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये किसी एक की मदद कर रहा है बस। तो आप यहां पर इतना तो समझ पाए होंगे कि एक क्लोरीन रहे तो ही फायदा है। दो क्लोरीन लगा देंगे म्यू का मान और घट जाएगा, तीन लगा देंगे और घट जाएगा, चार लगाने पे तो सबसे ज्यादा घट जाएगा। तो म्यू का क्रम सिंपल सा ये है, ए वाले का सबसे कम, फिर उससे ज्यादा डी वाले का, फिर से ज्यादा सी वाले का, सबसे ज्यादा बी वाले का। इतना सिंपल है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? समान दिशाओं में घटक जोड़ने, विपरीत दिशाओं वाले घटाने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त टॉपिक है बेटा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, CH3Cl, अरे यार CH3F, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I में म्यू का क्रम होगा। अब मैं यहां पर पूछना चाहूंगा आप क्या क्रम बताएंगे। तो जैसे कि देखो, मैंने एक बार इनकी संरचनाएं बता दी आपके लिए, सबकी संरचना मैंने ओपन कर दी। ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे फ्लोरीन लगा रखा है, यहाँ क्लोरीन लगा रखा है, यहाँ ब्रोमीन लगा रखा है बेटा, यहाँ आयोडीन लगा रखा है। ओके, यहाँ साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप बताओ कुछ बातें। गुनगुन गोयल बेटा पिछली क्लास में आए थे आप? गुनगुन गोयल पिछली क्लास में आए थे आप? इतने कमेंट करने के बजाय सीधा बताओ हाँ या ना। गुनगुन गोयल पिछली क्लास में आए थे आप? यस। तो समान दिशाओं में घटक जुड़ते हैं, विपरीत दिशाओं में घटते हैं ना। फिजिक्स में नहीं पढ़ा अभी आपने ये? अभी उस पे आता हूं, पहले इस वाले क्वेश्चन को, साथ इस क्वेश्चन को बताओ। देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। कार्बन और विद्युत ऋणता, भाई अगर मैं बताऊं वहां पर आपको, यहां पे देखो En सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। क्या बेटा आप ये जानते हो कि यार अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा। अब बेटा ये देखिएगा, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन से सारे ही हेलोजनों की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पे भी मैंने आपको कल वेरिएशन एक चेंज करवाया था ना आयोडीन के लिए। तो जरा देखो ध्यान से, कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की, तो इस बंध का म्यू इस दिशा में, इस बंध का म्यू इस दिशा में, इस बंध का म्यू भी इस दिशा में, इस बंध का म्यू भी इस दिशा में। तो जीरो तो किसी का भी नहीं आना भाई, म्यू जीरो किसी का भी नहीं होगा। आई नो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। म्यू का सूत्र क्या होता है? म्यू का सूत्र होता है आवेश गुणा दोनों के बीच की दूरी। तो जरा देखो ध्यान से यार, फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो क्या इस पे ज्यादा ऋणावेश क्रिएट किया होगा, इस पे ज्यादा धनावेश आया होगा? यहां पे जरा देखो ध्यान से, उतना धनावेश नहीं आया, उतना ऋणावेश नहीं आया, उतना धनावेश नहीं आया। क्यों? क्योंकि खींचने वाला यहाँ फ्लोरीन था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपने ऊपर ज्यादा ऋणावेश बनवाएगा, तो ज्यादा आवेश उत्पन्न होगा और दोनों के गुणनफल ही आपका म्यू बताएगा। तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट समझें, यार आवेश ज्यादा कहाँ है, यहाँ आवेश ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचना, तो म्यू का क्रम सिंपल सा ये आना चाहिए था कि CH3F, फिर यहाँ पर CH3Cl, फिर यहाँ पर आना चाहिए CH3Br और यहाँ पर आना चाहिए CH3I। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, हाँ या ना? परंतु ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है।
क्योंकि आवेश तो ज्यादा है लेकिन दूरी कम है, तो दोनों का गुणनफल डिसाइड करेगा म्यू। जिसमें दोनों ठीक ठाक हो उसका म्यू ज्यादा आएगा। तो इसका सही क्रम क्या है? CH3Cl, CH3F फिर आता है, फिर CH3Br और CH3I आता है। ये सही है। दूरी 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 Q इंटू डी, आवेश ज्यादा है लेकिन दूरी कम। ठीक है, इसका कारण यह है फ्लोरीन का आकार क्लोरीन की अपेक्षा छोटा होता है। विद्युत ऋणताओं में इतना ज्यादा कुछ नहीं है। सर सही से बताओ। अरे भाई सही से बता रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई यहां पे देखो ध्यान से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही नहीं लगाना चाह रहे हो। थोड़ी देर तुम्हारे कमेंट हटाता हूं वरना इनसे ना मेरे को डिप्रेशन आता है उल्टा। देखो ध्यान से, म्यू क्या होता है बेटा? आवेश और दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे धनावेश बना रहा होगा, इस पे ऋणावेश आ रहा होगा, तो कोई भी एक आवेश ले लो। ठीक है, तो इस पे सबसे ज्यादा ऋणावेश आएगा क्योंकि यहाँ फ्लोरीन खींच रहा है, यहाँ क्लोरीन खींच रहा है, यहाँ ब्रोमीन खींच रहा है, यहाँ आयोडीन खींच रहा है। आयोडीन बहुत कम खींच पाता है। तो कहने का मतलब ये है आवेश तो सर सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे आया होगा क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, खींचने की क्षमता ज्यादा है। वो तो मैंने साइड में लिख दिया, अच्छे से आया होगा, बिल्कुल बात। लेकिन फ्लोरीन और कार्बन के बीच की दूरी कम है ना, दोनों छोटे छोटे परमाणु हैं। ये दूसरे आवर्त में आते हैं दोनों, ये तीसरे आवर्त में आता है। क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे यार म्यू किसके ऊपर है डिपेंड? Q गुणा D, आवेश गुणा दोनों के बीच की दूरी। दोनों का गुणनफल ज्यादा होगा तो वो उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आयोडीन के लिए आप बोलोगे सर आयोडीन का आकार तो सबसे बड़ा है, तो वहां डिस्टेंस सबसे ज्यादा, लेकिन आवेश ज्यादा नहीं है ना बाबू। दोनों का गुणनफल जिसमें Q भी ज्यादा हो, D भी ठीक ठाक हो, तो Q भी क्लोरीन में ठीक है क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता भी ठीक ठाक ज्यादा होती है, 3 होती है। फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है। लिखवाई थी ना विद्युत ऋणता, तो फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन की विद्युत ऋणता भी ठीक ठाक है और आकार बड़ा है, तो डिस्टेंस भी बड़ी, आवेश भी ठीक ठाक, तो दोनों का गुणनफल भी बड़ा, इसलिए यहां पर ये पहले आया, ये वाली बात। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा नजाकत से, चारों के चारों क्लोरीन, इसका तो म्यू 0 ही 0। अब मैंने एक क्लोरीन हटा करके एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक क्लोरीन हटाया एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो भैया फिर भी ये तीनों के तीनों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तीनों के तीनों विपरीत दिशा में, ये तो निरस्त करेंगे ना, बस ये इसकी मदद कर रहा है, एक घटक उसकी दिशा में आ रहा है, हाँ है ना। जबकि यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, पढ़ाया है ना। अब ये मत बोलना कि सर हमें तो याद ही नहीं है, पढ़ाया है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5, पढ़ाया होगा। दिव्य ज्योति वाला प्रकाश दिमाग में जगाओ कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। इन दोनों में विद्युत ऋणता कार्बन की ज्यादा होती, मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खींच रहे हैं। अब कार्बन से खींचने वाले ये 2 ही है, यहाँ 3 थे, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो यहाँ 2, और यहाँ पर ये बंद इस तरफ, ये बंद इस तरफ, ये बंद इस तरफ कार्बन को मिल रहा है, और कार्बन से क्लोरीन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसा लग रहा है ना, इधर जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, सारे घटक जुड़ते जा रहे हैं, ये सारे रोड एक ही तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों आए, फिर यहाँ पे ऐसे चले गए, ये दोनों इधर से आ रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, ये दोनों इधर से आ रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, इधर 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 कैसे भी जा रहा है, यहाँ पे चारों के चारों अलग रास्ते भी जा रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो म्यू समझ में आया, तो म्यू समझ में आया, तो म्यू समझ में आया, भैया ऐसे देखना होता है म्यू। ठीक है, अब म्यू के बारे में बात क्लियर हो गई। तो म्यू क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। अब यहां पर म्यू
द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू के अनुप्रयोग। इसके कुछ अनुप्रयोग है। पहली बात, अगर किसी अणु के लिए म्यू 0 आ जाए, यदि म्यू कुल म्यू 0 आ जाए तो हम बोल देंगे अणु अध्रुवीय है। हो तो यौगिक कैसा होगा? अध्रुवीय। जैसे कि CH4 BF3, उदाहरण जैसे कि BF2 BCl3 BF3, ऐसे बहुत सारे CH4 है ना। इसी तरीके से PCl5 SF6 IF7 आदि। ठीक है, इनका म्यू 0 रहता है। दूसरा, यदि म्यू कुल नॉट इक्वल टू 0 हो तो यौगिक कैसे होंगे? यौगिक ध्रुवीय होंगे। यौगिक ध्रुवीय होगा। अगर कुल म्यू 0 के बराबर नहीं है तो म्यू अणु ध्रुवीय होगा। जैसे कि देखो बेटा, उदाहरण लोन पेयर आते ही दिक्कत आ जाती है। जैसे कि H2O ध्रुवीयता होती है इसमें, अमोनिया में ध्रुवीयता होती है बेटा। लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर आने पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अणु ध्रुवीय हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे, इसमें तो जाने कितने लिख सकते हो। जैसे कि HF हो गया, जुड़ने वाले परमाणु अलग अलग है, अगल बगल वाले एटम अलग अलग है, CHCl3 CH2Cl2, कैसे भी बना सकते हो। उसके तो बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, ओके, बोलो। जुड़ने वाले परमाणु भी अलग आ जाए, वहां पे ही क्या आ जाएगी? ध्रुवीयता उत्पन्न आ जाएगी, आदि आदि। तो अगर म्यू बराबर 0 है तो हम बोल देंगे कि कंपाउंड नॉन पोलर है। अगर म्यू बराबर 0 नहीं है तो कंपाउंड पोलर है। अध्रुवीय का मतलब है बेटा नॉन पोलर। नॉन पोलर, नॉन पोलर, इसका मतलब है बेटा पोलर। अब समझ में आ रहा है? पुराना ही रिवाइज किया है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ नया नहीं पढ़ाया है ये। अगली बात ये वाला अभी अपन समझेंगे। अगली बात, थर्ड पॉइंट, आयनिक गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। प्रतिशत आयनिक गुण, प्रतिशत आयनिक गुणों की व्याख्या करने में जरा देखो ध्यान से, प्रतिशत आयनिक गुणों की व्याख्या करने में भी ये इस्तेमाल होता है। याद करो, हमने हेनी और स्मिथ का एक फॉर्मूला पढ़ा था विद्युतीर्णता वाला, वहां पर भी हमने प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करे थे। याद है? 16 गुणा डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। वो भी आयनिक लक्षणों की व्याख्या करता था सहसंयोजक यौगिक में, और ये वाला सूत्र भी करता है। क्या है ये सूत्र? प्रतिशत आयनिक लक्षण आपको बताने हैं, प्रतिशत आयनिक लक्षण आपको बताने हैं बेटा। तो इसका सिंपल सूत्र है, होना चाहिए था ये, आया ये। हमने सोल्व करके देखा, इतने आने, लेकिन प्रयोगों में इतना आया। बस वही म्यू प्रेक्षित मतलब प्रयोगों में कैसा पाया गया, अपॉन म्यू परिकलित कैलकुलेशन में कैसा आया, इनटू में 100, इनटू में 100, इनटू में 100। बस ये सूत्र है। ये प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का सूत्र होता है। ओके, ये प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ये प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। नोट डाउन करो बेटा, ये प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है।
अब जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन लिखो ताकि आपको ये चीज यहीं पे क्लियर कर जाए। एक क्वेश्चन लिखो ताकि ये चीज आपकी यहीं पे क्लियर हो जाए। हाँ जी, जैसे कि उदाहरण क्वेश्चन है कैलकुलेट HCl के लिए म्यू का मान होगा। पहली बात तो ये HCl के लिए म्यू का मान होगा यदि आवेश दे रखा है, ESU में दे रखा है 4.8, 10 की घात माइनस 10 ESU, ये आवेश है, ठीक है। एवं दूरी दे रखी है बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये दूरी दे रखी है। ओके जी। अच्छा, एवं प्रतिशत आयनिक लक्षण भी ज्ञात करो, प्रतिशत आयनिक लक्षण भी ज्ञात करो यदि म्यू जो प्रयोगों से दे रखा है, म्यू आपको कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है आपको 1.08 dBi हो तो जरा देखो ध्यान से बेटा जी, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। HCl के लिए म्यू का मान ज्ञात करो। म्यू के लिए क्या चाहिए, Q इंटू डी। Q क्या दे रखा है, आवेश, और उनके बीच की दूरी दे रखी है। ओके, म्यू, और इतना काम कर लिया तो फिर आप प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करो। जब म्यू एक्सपेरिमेंटल, ये म्यू एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगों के द्वारा प्रेक्षित म्यू एक्सपेरिमेंटल इतना हो तो आप क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये लगा दोगे तो काम बन जाएगा। ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से यहां पर इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो म्यू ज्ञात कर लेते हैं। म्यू ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, आवेश। आवेश कितना दे रखा है, 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 10 ESU दे रखा है, दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये आ जाएगा 1.34 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक बार आपके साथ करते हैं ये क्वेश्चन, वरना फिर ये बोलेंगे बच्चे सर आप ही खुद कर लेते हो। हाँ जी, ठीक है, ओके, क्योंकि ESU मीटर आता है ना मात्रक। ओके, हाँ जी, तो चूंकि म्यू बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू डी होता है, Q इंटू डी होता है, Q इंटू डी होता है। Q बराबर Q आवेश, ESU वाला, ESU मीटर वाला मात्रक रखा है ना अपन ने, ठीक है, ESU मीटर वाला मात्रक रखा है ना अपन ने। हाँ जी, ओके, हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर Q इंटू डी अपन ने कर लिया। देख, याद करो, हम डी बाई का एक फॉर्मूला जानते हैं। डी बाई बराबर हम जानते हैं ना, डी बाई बराबर हम ये जानते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस 18 ESU। 1 गुणा 10 की घात माइनस 18 ESU सेंटीमीटर होता है, और बराबर में होता है 3.33 इंटू 10 की घात माइनस 30। ये क्या होता था, कूलाम्ब मीटर होता है, कूलाम्ब मीटर होता है। ये हम जानते हैं, ये रिश्ता हम जानते हैं बेटा दिया है तो प्रेक्षित दिया है ना, म्यू एक्सपेरिमेंटल दे रखा है, प्रायोगिक दे रखा है, ये म्यू प्रायोगिक दे रखा है। यार क्वेश्चन करवाते तुम बोलते हो मजा नहीं आ रहा है।
अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है भाई, आप डिबाई में ही तो मान रखोगे। यहां पे इसका मान किसमा दे रखा है 1.08 डिबाई, ये डिबाई में दे रखा है, ये डिबाई में दे रखा है, ये डिबाई में दे रखा है 1.08 डिबाई, ये डिबाई में दे रखा है। यहां पे भी डिबाई में आना चाहिए, ये डिबाई में है तो ये भी डिबाई में आना चाहिए ना, ताकि समान मात्रक हो तो आराम से सोल्व कर जाएंगे। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अच्छा ईएसयू यार एमकेएस पद्धति में नहीं आता है, सीजीएस पद्धति में आता है, तो इसके साथ बेटा सेंटीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको शायद यहाँ मीटर लिखवाया था। ईएसयू एक छोटी इकाई है, तो छोटी इकाई के साथ छोटा ही मात्रक आएगा, तो यहां पर सेंटीमीटर की जगह मीटर की जगह सेंटीमीटर कर लेना। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसको हल करते हैं तो क्यों, अच्छा यहाँ पे मीटर क्यों बदल रहा हूं मैं, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, 10 की घात -8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटी इकाई है, ये छोटी इकाई है। हाँ जी बेटा, ओके फैजल आलम, ईएसयू सेंटीमीटर कर लेना बेटा, ईएसयू क्योंकि आवेश का मात्रक है और ये पीछे दूरी भी आएगी। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसको आपने सोल्व किया, 4.8 गुणा 10 की घात -10 और यहां पर लगा दिया 1.34 गुणा 10 की घात -8, तो ये ईएसयू और ये सेंटीमीटर, ये ईएसयू और ये सेंटीमीटर। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 10 की घात -10 और 10 की घात -8, 10 की घात -18, पीछे ईएसयू सेंटीमीटर। हाँ जी, यहां पे इन दोनों को गुणा कर लो, 1.34 गुणा 4.8, 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 24 और 3 हो जाएंगे बेटा। एक बार इन दोनों का मल्टीपल बता देना फटाफट से, आप कर लो ना यार, इन दोनों का गुणनफल बता देना फटाफट से। 6 अच्छा 64 32, तो ये आ जाएगा बेटा दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 6.432, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, म्यू आ गया, ईएसयू में आ गया। ठीक है, इसका म्यू ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत मत लेना, इसका म्यू ये आ गया, ये म्यू हमने सोल्व करा। अब एक काम तो यहां पर खत्म हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, सर फर्स्ट फॉर्मूले से देख, इस वाले फॉर्मूले से इतने क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आपको वैल्यू तो पुट करना है ना बेटा यशवंत देवांगन। देख ध्यान से, इन दोनों को जब तू गुणा करेगा ये मान आएगा। अब यहां पे तेरे पास जरा देखो ध्यान से, ये एक पार्ट तो खत्म हो गया, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2, म्यू प्रेक्षित तुम्हें दे रखा है कितना, म्यू प्रेक्षित दे रखा है 1.08 डी और 1 डिबाई इतने ईएसयू के बराबर होता है, 1 डिबाई इतने ईएसयू सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1.08 इंटू 10 की घात -18 ईएसयू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि समान ईएसयू सेंटीमीटर समान ईएसयू सेंटीमीटर हो जाए। बोलो, बोलो ना, क्लियर हो गया। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण, प्रतिशत आयनिक लक्षण म्यू प्रेक्षित अपॉन म्यू परिकलित, तो प्रेक्षित कितना 1.08, अच्छा इंटू में 100 इंटू 10 की घात -18 ईएसयू सेंटीमीटर बटे में कितना 6.432 है, 2 अंक तक ले लो, ऊपर भी 2 अंक तक ही है, इंटू 10 की घात माइनस कहा गया -18 ईएसयू सेंटीमीटर।
इनटू में 100। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, 2 10 की घात -18 से 10 की घात -18 कट जाएगा, कितना आ रहा है? बच्चे बता रहे हैं भैया 16.79% आ रहा है, 16.79% आ रहा है। तो 16.7 किसके नजदीक है? 17 के। तो लगभग 17% इसका मान आएगा। 17% इसमें आयनिक गुण है। तो यार जरा देखो ध्यान से, एक आप ये चेंज कर लेना, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ESU लिखवाया है बेटा, तो ESU सेंटीमीटर कर लेना उसको। ESU छोटा मात्रक है तो उसके लिए छोटी इकाई इस्तेमाल होगी। अगर बाई चांस मैंने मीटर लिखवा दिया तो उसको चेंज कर लेना यार, ओके। अब बाकी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ आवेश दे रखा था और आपको दूरी दे रखी थी, दोनों का गुणनफल करके म्यू को निकालना था। अब म्यू को भी निकालना एक टेढ़ा काम है, क्योंकि आपने किस में निकाला है? ये आवेश दे रखा है ESU में और यहां दे रखा था एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम को देकर के हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, Q इंटू डी, हमने म्यू का मान निकाल लिया, म्यू का मान निकाल लिया, ओके। ये आ गया, अब म्यू आ गया। अब एक पड़ाव खत्म हो गया। दूसरा, प्रेक्षित म्यू दे रखा है डिबाई में इतना, तो एक डिबाई में इतने ESU होते हैं तो उतने से गुणा करके फिर हमने उसको सोल्व कर लिया। फिर प्रतिशत प्रेक्षित अपॉन परिकलित करके सोल्व करके ये निकाल लिया। लोन पेयर, वेरी गुड, ठीक है बेटा सानू। लोन पेयर वाले एटम जुड़े हुए एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं सर, बट इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा ना? बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो उनका गुण है ना, नेचर है ना बेटा। अब जैसे कि तू बोल रहा है कि सर फ्लोरीन के पास पहले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन क्या है कि यार इसकी विद्युत ऋणता बहुत कम है, इसकी बहुत ज्यादा है। कितनी है इसकी? 4 है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो टूटने के चांस होंगे, तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस पे ही जाएंगे, तो यहां से ये F- बन करके अलग हो जाएगा, ये H+ बनकर अलग हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? भले लोन पेयर है, उससे क्या मतलब है? अधातुओं की प्रकृति तो इलेक्ट्रॉन लेने की होती है ना, तो फ्लोरीन एक अधातु है, अपना काम कर रही है, बढ़िया बखूबी निकलवा रही है और उसकी तो विद्युत ऋणता भी ज्यादा है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हमने यहां पर क्लियर किया। अब जरा देखो ध्यान से, इन चीजों को हमने समझा, इन चीजों को हमने क्लियर किया। अब आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर आधारित, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अमोनिया में, H2O में, HF में किसका म्यू ज्यादा, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो इनको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जरा देखो ध्यान से, किसका म्यू ज्यादा कम, ये यहां पर आपकी स्क्रीन पर H2O, ये आपको लिखना है सम इंपोर्टेंट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, कुछ यौगिकों के डाइपोल मोमेंट्स का क्रम। तो जरा देखो ध्यान से, NH3 और NF3 का तो हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अगर आपसे सिंपल ये पूछ लिया जाए कि भैया H2O में, भैया अमोनिया में और यहां पर HF में किसका नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वाले H2O अणु का म्यू ज्यादा होता है अमोनिया अणु से, और फिर HF अणु से सबसे ज्यादा म्यू होता है इसका। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है, सिंपल वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, ओके। अरे नहीं 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 नहीं, यहां पे HF है, यहां पर ये अमोनिया वाला है। ठीक है, ये और इससे सबसे लास्ट में आ जाएगा NF3। ये वैल्यू बेस्ड है। तो इनऑर्गेनिक में याद रखने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, H2O, HF, अमोनिया, और इन दोनों में तो हम बता सकते हैं कि भाई इसमें तो सभी का जो म्यू है वो लोन पेयर की डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए वो जुड़ जा रहा है, जबकि यहाँ इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग और लोन पेयर ऊपर, तो म्यू कम हो जाएगा।
ठीक। और यहां पे आप ऐसे बता सकते हो भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है तो आवेश ज्यादा है, लेकिन दूरियां कम है तो दोनों का गुणनफल कम आया। यहां पे फ्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की विद्युतीयता भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी ठीक ठाक हो जाएगी, तो इसलिए दोनों का गुणनफल ज्यादा, ऐसे समझ सकते हो। और ज्यादा कोई दूसरा रीजन नहीं है इसके आंसर, इसके अलावा कोई दूसरा अपन यहाँ पर रीजन नहीं दे सकते। तो ये वाला क्रम ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा H2O और H2S, ये सिंपल है। H2O और H2S, हाँ जी, H2O और H2S। यहां पे जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से जुड़े, ऑक्सीजन जब सल्फर से जुड़े, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है और जब सल्फर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की तो विद्युतीयता बहुत ज्यादा होती है सल्फर से, जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन में तो फिर भी थोड़ा बहुत अंतर आता है, जबकि यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है बेटा। उस डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी सल्फर के मुकाबले, तो आवेश ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आवेश आ जाता है उसके मुकाबले, ठीक। तो यहां पर इसका म्यू ज्यादा आएगा और ये सारे के सारे वैल्यू बेस्ड है। अगला ये वाला हमने कर ही लिया, ये वाला हमने कर ही लिया कि यार CH3Cl आगे क्यों आया है CH3F से, क्योंकि डिस्टेंस भी ठीक ठाक, आवेश भी ठीक ठाक। और यहां पर BF3 एक समतल त्रिभुजीय अणु है, इसका म्यू 0 हो जाएगा। ये वाला तो हमें पता ही है, और फिर ये वाला, इसका म्यू सबसे ज्यादा। BF3 में क्या होता है, BF3 में बेटा जी ऐसे होता है कि यार ये बोरोन, इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन इस तरीके से, 3 फ्लोरीन इस तरीके से, एक दूसरे के म्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, आपको ये लिखना है ऊपर वाला। और अब जरा देखो ध्यान से, H2O और H2O2 वाला समझ लो। H2O में तो सिंपल ऐसी संरचना है, ठीक है, लेकिन H2O2 की संरचना में बेटा थोड़ा सा चेंज होता है। H2O की संरचना कैसी, H2O2 की संरचना ऐसी होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, 2 बंद इस तरफ तो इसके लोन पेयर इस तरफ आते हैं, इसमें दोनों लोन पेयर इस तरफ आते हैं, ये दोनों अलग अलग तल में होते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप, अगर मैं आपको इस लैपटॉप को दिखाऊं बेटा, जैसे कि मैं आपको इस लैपटॉप को दिखाऊं, तो एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक यहां है, तल अलग अलग है। एक हाइड्रोजन यहां, फिर ऑक्सीजन यहां, फिर यहां अगला ऑक्सीजन, फिर अगला यहां पे, तल अलग हो गया। ये वाला क्षैतिज तल में, ये वाला हाइड्रोजन ऊर्ध्वाधर तल में, तल अलग हो गए। इसके लोन पेयर इधर निकल रहे होंगे ऊपर, एक इधर, और जबकि इसके लोन पेयर उस तरफ जा रहे होंगे नीचे की तरफ, तो तल अलग हो गया, तो एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। ओके, एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे, अदरवाइज जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते तो 0 हो जाता, अपोजिट होते तो 0 हो जाता, अपोजिट होते तो 0 हो जाता, लेकिन वो तल ही अलग अलग है तो फिर 0 ही नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि ये एक समतलीय अणु नहीं है, किताब के समान है, आधी खुली किताब के जैसे। तो यहां पे इसका नेट म्यू ज्यादा आता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इसमें इस वाले बंद के भी कारण आएगा, इस वाले बंद के भी कारण आएगा, दोनों लोन पेयर की दिशा में जाएंगे, तो यहां पे ये वाला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये वाला आयन वाला तो ये डेफिनेटली आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, NO2 माइनस, NO2 और NO2 प्लस, ये रेखीय होता है, ये वी शेप होता है, ये भी बेंट होता है। तो ये कुछ डाइपोल मोमेंट है, कुछ यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण है, जिनके मान आपको ध्यान रखने, बस जिनका क्रम ध्यान रखना है, मान भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ क्रम ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है अगला पड़ाव, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद का टॉपिक आता है बेटा औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज। तुम में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये फॉर्मल चार्ज क्या है, तो अब जरा देखो ध्यान से, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे तो तुम्हारे ये बात भी क्लियर हो जाएगी। तो अब हेडिंग डाल लो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश।
कोई नई चीज नहीं है। उपसहसंयोजक बंध को जब हम सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करते हैं तो जो आवेश आता है ना वही है फॉर्मल चार्ज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश, किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश, वही उसका फॉर्मल चार्ज है। लेकिन इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, औपचारिक आवेश ज्ञात करना है आपको तो सिंपल, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन है जिस पर ज्ञात करना है उसके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से माइनस कर दो अबंधित इलेक्ट्रॉन, कितने, जो बंध में भाग नहीं लिए, अबंधित इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉनों में से अबंधित इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो और माइनस कर दो 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपके पास औपचारिक आवेश आ जाएगा। एक बार ये फॉर्मूला लिखो, फिर अभी क्वेश्चन करवाता हूं। एक बार ये फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ जी, डेफिनेशन बेटा, जो चार्ज है वही है, आवेश, किसी परमाणु पे उपस्थित आवेश। औपचारिक आवेश का तुम्हारे पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी बिक्कू कुमार। फॉर्मल चार्ज Fc, टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से कितने इतने इलेक्ट्रॉन है जो बंध में भाग नहीं लिए उसके, और कितने बंध में भाग लिए बटे 2, इसमें ही करना है, भाग 2 बस। जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण, ये 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या आप मुझे तीनों पर आवेश बता सकते हो बेटा? तीनों पर आवेश क्या आया होगा? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। ये 12th वाले 11th वाले बच्चों के लिए ज्यादा काम करे, तुम्हारे लिए उतना काम कर नहीं है क्योंकि तुम तो वैसे ही कर लोगे। थर्ड पर फॉर्मल चार्ज होगा। हाँ जी, अरे अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। देखो, O डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जरा देखो ध्यान से। ऑक्सीजन के, सिंपल सा मुझे बताओ, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता दो तुम सब पहले। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ बेटा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेरा पाटीदार 4 होते हैं क्या? ऑक्सीजन कौन से वर्ग में आता है? 16 में। 16 में होते हैं 6, 1 हटा दो 6, 6 6 6 6 6। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर देखूं इस ऑक्सीजन फर्स्ट, इस ऑक्सीजन सेकंड, इस ऑक्सीजन थर्ड को, तो अगर मैं ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूं, ठीक है, ऑक्सीजन फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूं बेटा मैं यहां पर ऑक्सीजन फर्स्ट का, तो जरा देखो ध्यान से, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 6 माइनस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट किए, तो बचे कितने? अबंधित इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 बंध में गए तो बचे कितने? 4। 6 माइनस 4 माइनस, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? बंधित इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? बंधित इलेक्ट्रॉन भाई, बंध में तो ये भी काउंट होंगे और इसके भी काउंट होंगे भैया। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु डबल बॉन्ड बना रहा है।
देखो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखो ध्यान से, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने? 4। बंधित इलेक्ट्रॉन्स वो कितने बंद बना रहा है? तो बंधित इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 ये 2 ये, टोटल 4। तो यहां पर क्या आएगा? 1/2 इंटू 4, तो ये कट गया 2 बार। तो यहाँ पे 6 माइनस 6 कितना हो गया? 6 माइनस 4 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। पहले वाले पे कोई आवेश नहीं आएगा। मुझे बताओ रसगुल्लो, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई आवेश आया था क्या आज तक? नहीं आया। तो उस पर कोई आवेश नहीं आएगा, शून्य आएगा। अगर हम बात करें इसी तरीके से ऑक्सीजन सेकंड पर, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ये इसके अंदर का सीन समझो, इसके अंदर का सीन समझो। यहां पर अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी। क्या चीजें समझनी पड़ेगी, कैसे होएगी, हर एक बात को आप क्लियर करते जाएं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने? जो बंध में भाग नहीं लिए। ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अबंधित, भाई ऑक्सीजन अगर मैं यहां पे देखूं तो ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन बंद में दे रहा है, तो मतलब 6 में से 3 बच गए। एक बारी इसको ऐसे करके देखते हैं। ओके, माइनस, यार तो 0 आ जाएगा, तो यार पंगा हो जाएगा। तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो 0 आ जाएगा यार। इसको इस थोड़ी ने बनाता, गलत बनाया मैंने यार ये। ठीक है, 6 माइनस 3, ठीक है, 6 माइनस 3 कर देंगे तो 0, गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 बंद बना रहा है ना, तो ये 1/2 इंटू 6 करना पड़ेगा। 3 3 0 आ जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। इसको यार ना थोड़ा सा चेंज करो। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, 6 माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल दिया जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल दिया जाए। देखो ध्यान से, इतने विस्तार में कोटा में भी नहीं बताया जाता, प्लीज डायरेक्ट बता दो। देख डायरेक्ट तो मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा, डायरेक्ट तो मैं फटक खटाखट काम ही नहीं करना। जरा देखो ध्यान से, ये तो फॉर्मूला होता है यार, बिल्कुल बेसिक हो गया ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे इन पर फॉर्मल चार्ज बताना है, मुझे इस पे फॉर्मल चार्ज बताना है। ये पहला परमाणु, ये सेकंड परमाणु, ये थर्ड परमाणु। अब जरा देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूं जो कि आपके लिए ज्यादा सहज रहेगा। जब एक ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड बनाता है उस पर कोई आवेश नहीं आता, 0। जब एक ऑक्सीजन 3 बंध बना रहा है तो ये ज्यादा बंध बना रहा है। ऑक्सीजन आमतौर पे डबल बॉन्ड बनाता है। अगर ये 3 बंध बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि देखो ऑक्सीजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। ऑक्सीजन के पास रिक्त कक्षक नहीं होते हैं, वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है। अगर वो ज्यादा बंध बना रहा है इसका मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ा होगा। यहां पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहे, अगर वो 3 बंध बना रहा है अर्थात उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, अर्थात कहने का मतलब है वो O+ रहा होगा। अरे यार ये जो अणु है, ये जो अणु है, ये जो अणु है आपके पास, ये जो आपके पास अणु है ओजोन अणु है। ओजोन अणु कैसे बना होगा जरा देखो ध्यान से। यह है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर इसके पास, मस्ती से 2 लोन पेयर इसके पास, हाँ जी। यहां पर ये एक ऑक्सीजन आया, 1 2 3 लोन पेयर। भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों ने तो अष्टक पूरा कर लिया, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, इसने अपना लोन पेयर दिया। तो अब हम इसी संरचना को आवेशित संरचना में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, देने वाला दूसरे आवर्त का, लेने वाला दूसरे आवर्त का, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश, इसका कुछ ही आवेश नहीं है। यही है फॉर्मल चार्ज, यही है फॉर्मल चार्ज।
रितिका, रितिका, अमित, 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 ध्यान सुनो। आपको यहां पे सिंपल सा ये करना है कि जिसने लोन पेड दिया उस पर धनावेश आएगा, जिसने लिया उस पर ऋणावेश आएगा, दैट्स इट। जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, एक भी झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया। ये उदासीन है, देने वाले पर कोई आवेश नहीं है, लेने वाले पर ठीक है। ओके, जरा देख, ध्यान से देखना यार, ध्यान से देख बेटा, एक बार इधर ध्यान से देखो। हाँ जी, ये 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 1 2 3। इसके पास भी संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इनका तो अष्टक पूरा हो गया। इसके पास भी तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में। ओके, तो बंध बनाने के बाद जो आवेश बचता है वही है फॉर्मल चार्ज। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर हमने इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, अष्टक पूरा हो गया। लेकिन ये बेचारा ऑक्सीजन क्या करेगा, तो उसके लिए इस ऑक्सीजन को अपना लोन पर इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके इलेक्ट्रॉनों का तो कुछ भी हमने टच भी नहीं किया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 1 2 3 4 5 6 थे। अब इस उप सहसंयोजक बंध को मैं सहसंयोजक में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने बस को ऐसे किया, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे लगा दिया सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे जरा देखो ना ध्यान से, दाता ये वाला ऑक्सीजन, ये ग्राही, तो देने वाले पे धनावेश लगाएंगे, लेने वाले पे ऋणावेश लगाएंगे। क्लियर है। और ये उदासीन है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे सिंपल सा डायरेक्ट जो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि यार ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देने वाले पे ये जो उदासीन है, जिसने कुछ दिया न लिया 0, इसने दिया इस वजह से धनावेश, इसने लिया इस वजह से ऋणावेश -1। ओके, क्लियर। और जो क्या घपला बन रहा है, इस घपले को मैं जरूर देख करके आपको जरूर बताऊंगा कि कुछ गलत ना बताऊं, इसलिए मैं यहां पर आपको उस पर रोक दिया। कुछ गलत बताने से बढ़िया है ना उसको रोक दो, ताकि सही तरीके से मैं आपको समझा सकूं। हाँ जी, हर बार तो आ जाता था यार, इस बार कैसे नहीं आया। अब जरा देखो ध्यान से, ये वाली स्ट्रक्चर आप हटा करके ये वाली स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। हाँ जी, दोनों वैसे सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आगे क्लियर। कोई अनजाने में हो तो वो बात अलग है, अगर जानबूझ करके गलत बताया जाए तो वो बात गलत है। हाँ जी, तो ये इस पे +1, इस पे 0, इस पर -1। ये क्लियर हो गया। तो औपचारिक आवेश यही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं NO3- में हर एक परमाणु पर आवेश क्या होगा, NO3- में हर एक परमाणु पर आवेश क्या होगा, वही औपचारिक आवेश है। तो NO3- की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन हो गया। 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। अब नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन अष्टक का प्रसार कर नहीं सकता। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3। तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 बंध बनाए। पहले तो 5 में से 3 बंध बना ले, एक किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। -1 है, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। याद करो, जब भी किसी ऋणायन में ऑक्सीजन हो तो ऋणायन तो ऑक्सीजन पे ही आता है। पढ़ाया था मैंने आपको लुईस संरचना बनाने के दौरान। इस ऑक्सीजन पे माइनस है, ये वाला उदासीन वाला था, उदासीन वाला डबल बॉन्ड बनाता है, जिस पे ऋणावेश होता है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। ये वाला बंध इसका बन गया। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है। नाइट्रोजन को 3 बंध बनाने थे, हाँ वो उसने बना लिए। ऑक्सीजन को 2 बंध बनाने थे, हाँ वो उसने बना लिए। ये O- था, O- का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा था दूसरे से। ऑक्सीजन के पास टोटल अगर मैं देखूं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 7 हो गए, तो अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ उसको एक ही बंध बनाने की जरूरत पड़ी। अब ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ये भी अणु में जुड़ना चाहता है, तो केंद्रीय परमाणु हमारा नाइट्रोजन था, जिसने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इसका एक लोन पेयर अभी जिंदा है, वो इसको डोनेट किया जा रहा है। तो अगर इस लोन पेयर को हटा करके मैं एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट, नॉर्मल सहसंयोजक बंध बना दूं, तो उसके बाद क्या आवेश आ रहा है, वही औपचारिक आवेश। तो या इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, देने वाला दूसरे आवर्त का, लेने वाला तीसरे आवर्त का, सॉरी देने वाला भी दूसरे आवर्त का, लेने वाला भी दूसरे आवर्त का, दोनों दूसरे आवर्त के, दोनों समान आवर्त के, सेकंड पीरियड वाले होंगे, तो सिंपल है, देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश, ये खत्म। इस पर कोई आवेश नहीं आएगा, क्योंकि इसने सिर्फ डबल बॉन्ड ही बना रखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने जब सिंगल बॉन्ड बना रखा हो तो नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने 4 बंध बना लिए, 4 बंध कार्बन बनाता है, इसको कार्बन में बदलना है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये संरचना समझ के आपके सामने आई। NO3 माइनस, ये इस तरीके से बनता है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी अणु देखना चाहें, जैसे कि BH4 माइनस, तो BH4 माइनस भी इसी की देन है कि यार यहां पर ये जो BH3 अणु होता है, बोरोन का अष्टक अपूर्ण होता है, तो एक H माइनस इसको अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, तो देने वाला हाइड्रोजन, लेने वाला बोरोन, दोनों में हाइड्रोजन पाई बंध बना ही नहीं सकता, तो देने वाले पे धनावेश लगाएंगे, लेने वाले पे ऋणावेश लगाएंगे, सिंपल सा। तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पहले से नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, सिंपल सा ये बन गया। सेम इसी तरीके से आपके पास आता है BH4 माइनस, BF4 माइनस, सेम यहीं पर बोरोन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 जुड़े हैं बेटा, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, अष्टक अपूर्ण है, तो एक फ्लोरीन इसको जो F माइनस है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया, अब इसको अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि यार देने वाले पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया, उस पे नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज लगाते उदासीन हो गया, लेकिन इस पे नेगेटिव आ गया। तो यहां पर ये सारे के सारे आवेश जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद बन रहे हैं और जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, वही आवेश है आपका फॉर्मल चार्ज, क्या ये बात क्लियर हो गई? यही आवेश है बेटा आपका फॉर्मल चार्ज। तो ये था आपका फॉर्मल चार्ज। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? ये है आपका फॉर्मल चार्ज। एक बारी मैं इसको आपको वापस से क्लियर करवा दूंगा, जो वहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर क्यों नहीं आ रही है उसको भी मैं करेक्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था अपना फॉर्मल चार्ज। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका MOT। हाँ जी, MOT। तो जरा देखो ध्यान से, MOT क्या है? हाँ जी, MOT क्या है? अणु कक्षक सिद्धांत। सर फॉर्मूले से, अरे ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला यार, फॉर्मूले से भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। उसमें क्या चीजें हैं जो वहां पे इनकरेक्ट हो रही है वो भी सही कर लेंगे तो फिर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अमन फॉर्मूले से भी कर लेंगे, कल मैं आपको फॉर्मूले से ही बता देंगे। MOT बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर MOT। अब MOT की बात करें तो MOT के अंदर क्या सीन है, क्या समझे, सारी बातों को क्लियर कर लो एक बार। हाँ जी, अब MOT की थ्योरी पर अपन आते हैं। अब MOT की थ्योरी पर अपन आए तो ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है।
और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, सारी चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो इसमें बंद क्रम पर आधारित तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंद लंबाई पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बंद क्रम का क्रम पूछा जाएगा। 2023 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था, किस क्रम में होगा वो आएगा तुम्हारे यहाँ पे काम में। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जुड़ करके आपकी एमओटी कंप्लीट करेगी। एमओटी में स्टार्टिंग का मटेरियल तुम्हें बस जस्ट समझना है कि यार ये ऐसे ऐसे होता है। काम का एक टेबल बनाएंगे, उस एक टेबल में सारी की सारी पूरी की पूरी एमओटी समाप्त हो जाएगी कि क्या क्या चीजें किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें उसमें निपट जाएगी। तो बस अगर हम बात करें एमओटी के अंदर तो ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। अणु कक्षक सिद्धांत, अणु कक्षक सिद्धांत, अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अणु कक्षक सिद्धांत, तो यार जिस तरीके से वीबीटी आई, वीबीटी ने संकरण के बारे में बताया और संकरण से रिलेटेड बताया कि भैया इस अणु की आकृति ऐसी होगी, इस अणु की आकृति ऐसी होगी। लेकिन फिर उसके बाद कौन आया, वेस्पर आया। वेस्पर ने ये बोला कि अगर केंद्रीय परमाणु के ऊपर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर आ जाने से अणु की आकृति में, मैं बोलूं ज्यामिति में विकृति आ जाएगी, वो संकरण के अनुसार नहीं रह पाएगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के दोनों सिद्धांतों ने हमें अणु की संरचना के बारे में, उनके बीच के बंद कोणों के बारे में ही बताया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यार इस अणु के चुंबकीय गुण क्या होंगे, है ना, उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या वो सिद्धांत नहीं कर पाया। तो फिर अगला सिद्धांत आया जो कि था एमओटी, अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किसने दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हम बात करें ये सिद्धांत किसने दिया, तो जरा देखो ध्यान से, ये सिद्धांत दिया था बेटा यहाँ पर हिटलर ने। ये सिद्धांत दिया था आपका मुलिकन ने, ये सिद्धांत दिया था आपका मुलिकन ने, मुलिकन, ये सिद्धांत दिया था आपका मुलिकन ने, कि मुलिकन ने यहां पर कुछ बातें आपके सामने रखी और उन बातों के हिसाब से यहां पर ये अणुकक्षक सिद्धांत दिया। अब अणुकक्षक सिद्धांत में क्या क्या चीजें होती है, हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, हर एक बात को क्लियर करना पड़ेगा। तो दोनों में एक बार मैं वापस से बताता हूं। जब हमने संकरण पढ़ा, संकरण में हमने ये बोला था कि परमाणुवीय कक्षक, पहले कोई भी परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के परमाणुवीय कक्षकों में आपस में संकरण होगा और संकरण होने के बाद नए संकृत कक्षक बनेंगे, फिर वे अतिव्यापन में भाग लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने संकरण और अतिव्यापन में यह पढ़ा था कि संकरण केंद्रीय परमाणु के अंदर होगा, संकरण होने के पश्चात फिर बंध बनेगा। यहां पर अलग है, यहां पर क्या है, यहां पर भी अगर हम बात करें मुलिकन में 1 by 1, जैसे कि एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2 अणु के बारे में, यार H2 अणु का निर्माण कैसे होगा? H2 अणु का निर्माण बिल्कुल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के होगा। बीबीटी में या इससे पहले हमने जो भी सिद्धांत पढ़ा उसमें हम ये बोलते थे कि बंध निर्माण में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, यहाँ पे सारे ही लेंगे ठोक करके। इस परमाणु के अंदर जितने कक्षक है, इस परमाणु के अंदर जितने कक्षक है, सब बंध निर्माण में भाग लेंगे। ये परमाणुवीय कक्षक, ये परमाणुवीय कक्षक, जब तक परमाणु में परमाणुवीय कक्षक कहलाएंगे, लेकिन जैसे ही अणु बनाएंगे तो फिर इनको बोलेंगे हम आणविक कक्षक। आणविक कक्षक क्या बोलेंगे इनको? आणविक कक्षक बोलेंगे। तो यहां पे जरा देखो, कुछ बातें हैं जो हमें लिखनी पड़ेगी, थोड़ी स्टार्टिंग में थ्योरी आएगी, लेकिन उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। तो जरा देखो ध्यान से,
अरे यार ये तो अलग बोर्ड है। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें क्लियर करने हैं। एमओटी के अनुसार, एमओटी के अनुसार, एमओटी के अनुसार परमाणुवीय कक्षक अति व्यापन द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। वहां पर संकृत कक्षक बनते थे, फिर वो बंद बनाते थे और वो नॉर्मल ही रहता था और कुछ नहीं होता था। यहां पर क्या होगा, एमओटी के अनुसार परमाणुवीय कक्षक भाग लेकर के आणविक कक्षक बनाएंगे। परमाणुवीय कक्षक, परमाणुवीय कक्षक अति व्यापन द्वारा, अति व्यापन द्वारा, अति व्यापन द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट तो ये, जितने परमाणुविक कक्षक होंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। आणविक कक्षकों की संख्या, आणविक कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणुविक कक्षकों के समान होगी। अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों के समान होगी। परमाणुवीय कक्षकों के समान होगी, कक्षकों के समान होगी। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगली बात, ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी, आणविक कक्षकों के निर्माण में सभी कक्षक भाग लेंगे। आणविक कक्षकों के निर्माण में परमाणु के सभी कक्षक भाग लेंगे, जबकि इससे पहले क्या होता था, केवल संयोजी कोश के ही कक्षक भाग लेते थे। यहां सब भाग लेंगे। हाँ जी, आणविक कक्षकों के निर्माण में परमाणुओं के सभी कक्षक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ओके, 1s के साथ, 2s के साथ, 3s के साथ, ऐसे अतिव्यापन चलता रहेगा। ठीक है, आणविक कक्षकों के निर्माण में परमाणुओं के सभी कक्षक भाग लेते हैं। ओके, हाँ जी। अब अगला पॉइंट, परमाणुवीय कक्षक अति व्यापन करके दो प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं। भाई दो परमाणु हैं, उन दो परमाणुओं के सपोज करो दो कक्षक मिल रहे हैं, एक इसका एक इसका, टोटल कितने कक्षक, दो कक्षक। तो दो ही नए बनेंगे, एक कम ऊर्जा वाला एक ज्यादा ऊर्जा वाला, एक कम एनर्जी वाला और एक हाई एनर्जी वाला। तो दो कक्षक बनेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, परमाणुवीय कक्षक, ये आगे लिख लेते हैं यहां पे, दो परमाणुवीय कक्षक, ये क्लियर कर देगा चीजों को। दो परमाणुवीय कक्षक अति व्यापन द्वारा दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, जिनमें से एक कम ऊर्जा वाला कक्षक, जिसकी ऊर्जा कम होती है बेटा, वो कहलाता है बंधीय आणविक कक्षक। बंधीय आणविक कक्षक, बंधीय आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मोलेक्युलर
ऑर्बिटल। बंधीय आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिनमें एक कम ऊर्जा वाला कक्षक बंधीय आणविक कक्षक बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एवं एक अधिक ऊर्जा वाला कक्षक, एक अधिक ऊर्जा वाला कक्षक विपरीत बंधीय आणविक कक्षक, विपरीत बंधीय आणविक कक्षक, विपरीत बंधीय आणविक कक्षक कहलाता है। आणविक कक्षक इसको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहलाता है। बस हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, दो तरह के कक्षक बनेंगे जब भी दो परमाणु आपस में भाग लेंगे। एक होगा कम ऊर्जा वाला बॉन्डिंग, एक होगा अधिक ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे टोटल आपको दो तरह के कक्षक मिलेंगे, फटाफट से लिख लो। एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। जनरली ये दो ही बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। तो जरा देखो यहाँ पर एक है आपके पास बीएमओ, शॉर्ट में हम इस्तेमाल करेंगे बेटा बीएमओ, बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा आपका एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, आधा काम ये खत्म। अब जरा देखो ध्यान से, किस तरीके से परमाणविक कक्षक आपस में संयोजन करके ये दो अलग अलग कक्षक बनाते हैं। अब हम ये समझेंगे किस तरीके से दो परमाणविक कक्षक किस तरीके से संयोजन करते हैं और आणविक कक्षक बनाते हैं। आइए चलिए अब हम यहाँ पर ये समझेंगे। तो अब अगला पड़ाव है परमाणविक कक्षकों का संयोजन, और जनरली अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन। तो अब यहाँ पर परमाणविक कक्षक किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, किस तरीके से सिग्मा बंध, पाई बंध, या फिर आपने इनको कुछ अलग तरीके से सुना होगा, वो कैसे बनते हैं, सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो चीजें हम देख लेते हैं। फिर बीएमओ और एबीएमओ को कैसे अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, नॉर्मल या स्टार वाले, वो सब चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा परमाणवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन कि यार कौन कैसे कैसे आपस में इंटरेक्ट करेगा, कौन किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर परमाणु संयोजित हुए तो दो तरीके से हो सकते हैं। या तो अब जरा देखो ध्यान से, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन में हम सबसे पहले देखेंगे एस एस अतिव्यापन कि एस एस अतिव्यापन किस तरीके से होगा। ये अतिव्यापन अलग है पहले वाले अतिव्यापन की तुलना में, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। जरा देखो ध्यान से, क्या हमने परमाणु संरचना वाले चैप्टर में यह पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग के समान भी होता है, इलेक्ट्रॉन तरंग के समान भी गति करता है, कण के समान तो करता है, ये तरंग के समान भी गति करता है। और कक्षक कहीं ना कहीं कक्षक क्या बताते हैं,
इलेक्ट्रॉन अब्र को बताते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन अब्र कितना फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का फैलाव कितना ज्यादा है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा आसमान में जब पक्षी उड़ते हैं तो हमेशा झुंड में उड़ते हैं। जैसे ही कबूतर होंगे तो सारे कबूतर एक साथ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब उनका फैलाव एक फिक्स डिजाइन होती है ना। आपने देखा होगा ज्यादा यहाँ पे सबसे आगे 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 होगा उनका लीडर, फिर यहाँ पर इस तरीके से वो इस तरीके से ज्यादातर पक्षी उड़ते हैं, तो उनका एक फैलाव है। तो उसी तरीके से बेटा यहां पर अगर हम बात करें जो एस एस अतिव्यापन है, उनमें अगर मैं बात करूं परमाणविक कक्षकों का, तो इनका फैलाव कुछ इस तरीके से होता है गोलाकार आकृति में। अब है तो तरंग, तरंग का तो क्या होता है, फेज होता है, मतलब उसकी अवस्था होती है। कैसे मतलब, अगर इसके लाइन के ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलती जाएगी। तो हर एक जो कक्षक है उसकी भी अलग अलग फेज होगी। एस कक्षक में तो कोई पालियां ही नहीं होती है, तो ये पूरा का पूरा धनावेशित या ऋणावेशित रहेगा। प्लस या माइनस सिर्फ अवस्था को बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे, आवेश नहीं बता रहे। तो जरा देखो ध्यान से, तो यहां पर एस एस अतिव्यापन, अगर दोनों के दोनों एस कक्षक समान फेज में मिले, समान दिशा में मिले, जैसे कि ये पॉजिटिव फेज में और ये भी पॉजिटिव फेज में, तो समान फेज में, अरे यार थोड़ा छोटा बन गया, समान फेज में जब अतिव्यापन होगा, ये प्लस कोई नाभिक नहीं है, ये भी एक एस कक्षक है, ये भी एक एस कक्षक है। जब समान फेज में मिलेगा तो ज्यादा अच्छा अतिव्यापन होगा। जैसे कि जब एक तरंग, ये एक तरंग है और दूसरी तरंग सेम इसी के ऊपर आ जाए, प्लस के ऊपर प्लस, माइनस के ऊपर माइनस, प्लस के ऊपर प्लस, तो एक तरंग के ऊपर सेम उसी फेस की तरंग आ जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, ये और बड़ी तरंग बन जाएगी, प्लस माइनस प्लस। ये आप पढ़ोगे व्यतिकरण फिजिक्स में भी आएगा ये, ठीक है। तो जब एक तरंग दूसरी तरंग के ऊपर अध्यारोपित होगी, एक बड़ी तरंग बन जाएगी, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ऐसे फिजिक्स में आप शब्द सुनोगे। तो यहाँ पे जब एक तरंग दूसरी तरंग के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है और इस तरीके से कि इसका प्लस वाला फेज इसके प्लस वाले के साथ, इसका माइनस वाला फेज माइनस वाले के साथ और प्लस वाला प्लस वाले के साथ अध्यारोपित हो जाए तो एक बड़ी तरंग बन जाएगी। तो सेम उसी तरीके से जब दो समान फेज वाले, चाहे प्लस प्लस वाले होते या माइनस माइनस वाले होते, एसएस कक्षक आपस में जुड़ेंगे, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक बड़ा कक्षक बन जाएगा। ये इसका अलग अलग फेज, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम इस तरीके से दर्शाएंगे। तो यहां पर ये एस कक्षक, इसका एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये रहा, ये दूसरा एस कक्षक, इसका एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये रहा, ये प्लस प्लस इनकी प्रावस्था है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस एस कक्षक इस एस कक्षक के बीच में आके रहेंगे कुछ इस तरीके से, और यहां पे बनेगा सिग्मा बंध, जो कि एक नॉर्मल एसएस अतिव्यापन द्वारा बना है। और अगर यहीं पर दोनों की अवस्थाएं में बदल दूं बेटा, दोनों की अवस्थाएं में बदल दूं, एक को प्लस वाला ले लूं, एक को माइनस वाला ले लूं, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे कि ध्यान से देखो अगला पेज पे, ये प्लस वाला इस कक्षक है और ये माइनस वाला इस कक्षक है, ये माइनस वाला इस कक्षक, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में क्या होगा, एक दूसरे से टकरावट होगी, एक दूसरे से दूर भागेंगे। बस इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के नजदीक आने की, क्योंकि बंद बनेगा ना, तो बंद में इलेक्ट्रॉन तो पास आएगा, लेकिन इनका ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा इस दिशा में फैल जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक नोड आएगा, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो ये भी सिग्मा बंदी है एक तरह का, लेकिन अपोजिट फेज में मिलेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, यहां पर बढ़ गया, यहां पर कम हो गया। यह है
आपके पास अधिक ऊर्जा वाला सिग्मा बंध, सिग्मा स्टार। कम ऊर्जा वाला ये ज्यादा ऊर्जा वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया बंध बनाने के बाद, और यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। समझ में आया? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले कक्षक होते हैं ये होते हैं आपके बीएमओ कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा तो यहां पे भी बना एसएस अतिव्यापन द्वारा, लेकिन ये कैसा बना? कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम है, मतलब इस कक्षक की ऊर्जा बहुत ज्यादा रही होगी, तो अधिक ऊर्जा वाला कहलाता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। धीरे धीरे आपको इसमें चीजें क्लियर होगी। प्लस और माइनस नहीं मिलेगा, प्लस और माइनस जैसे यहां पे मिला ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये केस तो बहुत ही कम होने के चांस होते हैं। प्लस प्लस वाला मिले या माइनस माइनस वाला मिले वो है समान फेज अतिव्यापन। अपोजिट फेज वाला मिले तो ऐसे यहां पर बीच में एक नोड आ जाएगा, एक तल आ जाएगा, ये नोडल प्लेन आ गया। अब इसी प्रकार से अगला, इसी प्रकार से अगला, जैसे कि हाँ जी ये एसएस हो गया। दूसरा आता है आपके पास पीपी अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन। हाँ जी पीपी अतिव्यापन। तो पीपी अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध भी बनता है और पीपी अतिव्यापन द्वारा पाई बंध भी बनता है। तो हमें यही देखने है बस। तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम बात करें अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन, तो ये प्लस वाली फेज एक बार माइनस वाली फेज, प्लस वाली माइनस वाली पाली। तो अगर दोनों बार अतिव्यापन समान पाली से हो, समान फेज वाली हो, अगर ये वाली पाली प्लस की, ये वाली माइनस की, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की, अगर प्लस वाली के साथ मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा जब बंध बनेगा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसको अपन इस तरीके से दर्शाते हैं। थोड़ा सा समझना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं समझना, ज्यादा गहराई में नहीं जाना, बस उतनी सी बात करनी जितनी जरूरत है। ओके, यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये बड़ी पाली और फिर यहाँ पे एक छोटी पाली ऐसे बना लेना। अगल बगल में छोटी पाली तो ये माइनस वाला इधर, ये माइनस वाली पाली इधर, ये प्लस प्लस वाली बीच में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो यहां पर अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन हो रहा है, तो ये बनेगा सिग्मा बंध और सिग्मा पीपी। ओके, और अगर यही अतिव्यापन कैसा होता, विपरीत फेज में होता, जैसे कि ये माइनस है, ये प्लस है, अगला वाला यहाँ पे प्लस के सामने माइनस आ जाए, ये आ जाए, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे उल्टा। और दूर भागने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अभी सब जगह बराबर है, लेकिन ये प्लस और माइनस एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये आवेश नहीं है, सिर्फ अवस्थाएं, फेज है। तो यहां पे क्या होगा, ऐसा सीन बन जाएगा कि यार इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर इधर बहुत कम, फिर यहाँ पे एक नोडल तल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर से पीछे चला गया, ऐसी अवस्था बन जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला और ये प्लस वाला फेज, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला फेज, ऐसा हो जाएगा। तो ये भी सिग्मा बंध है पीपी अतिव्यापन द्वारा, लेकिन ऐसा बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया। तो दो कक्षक बन रहे हैं हर बार, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इन दोनों के मिलने के चांस दो तरीके के हो सकते हैं, इसलिए दो ही, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही बन रहे हैं यार। या तो ये दोनों समान फेज में मिल जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव में, या नेगेटिव नेगेटिव में, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव में मिल जाए। तो यहां पे अधिक घनत्व वाला, ये कम घनत्व वाला, यही आपके पास सिग्मा स्टार, ये है आपके पास ABMO, ABMO, ये है आपके पास BMO। ये दोनों सिग्मा बंध बना रहे हैं, ऐसे ही पाई बंध बनाएंगे। अभी फटाफट से उनको निपटा लेते हैं। ये क्लियर कर लो एक बार। प्लस माइनस अवस्था को बता रहा है, यहां पर प्लस एवं माइनस क्या बता रहा है, ये अवस्था को बता रहा है। अवस्था, तरंग की अवस्था, फेज, कि वो एक्स अक्ष से ऊपर है कि एक्स अक्ष के नीचे है। और इसी तरीके से ये तो दोनों है समाक्षीय अतिव्यापन, और इससे ज्यादा डेप्थ में तुम्हारे आता नहीं है, इससे ज्यादा डेप्थ में तुम्हारे आता नहीं है। हाँ जी, अब
पीपी समपार्श्वी अतिव्यापन। अगर मैं यहां पर पाई बंद बनाना चाहूं, ये पी कक्षक, एक प्लस वाली पाली, एक माइनस वाली पाली, तो अगर प्लस वाली पाली का अतिव्यापन प्लस वाली के साथ, माइनस वाली पाली का अतिव्यापन माइनस वाली पाली के साथ तो समान, तो यहां पर क्या होगा, ये भी एक पी कक्षक है बेटा और ये भी एक पी कक्षक है, तो पी कक्षकों के बीच में यहां पर अतिव्यापन होगा, तो समान फेज के साथ अतिव्यापन करेगी। तो जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम यहां पर अतिव्यापन दिखाते थे तो ऐसे दिखाते थे पहले, याद है, ये तो पहले वाला अतिव्यापन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें बताने में, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसको अपन ऐसे दिखाएंगे कि यार यहां पर ये एक नोडल तल आ जाएगा, ओके, ये आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊपर चला गया, आधा इलेक्ट्रॉन घनत्व नीचे चला गया, प्लस वाला प्लस वाले के साथ, माइनस वाला माइनस वाले के साथ, तो ये इस तरीके से यहां पर पाई बंद बनता है, इस तरीके से यहां पर पाई बंद बनता है, और ये पाई बंद पी और पी कक्षकों के मिलने से बना, ठीक है। लेकिन प्लस वाली पाली प्लस वाली के साथ, माइनस वाली पाली माइनस वाली के साथ, तो समान पालियों के बीच में अतिव्यापन हुआ है, तो यहां पर जो पाई बंद बनेगा वो एक बीएमओ वाला बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, इसलिए सिर्फ पाई लिखा। और अगर मैं यहां पर पालियों का अवस्था बदल देता, प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस ले आता, तो अब ये इलेक्ट्रॉन घनत्व एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो इनका नोडल तल, लेकिन ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये इधर ये इधर, ये उधर और ये इधर, इस तरीके से। तो एक नोडल तल तो ये रहा, एक नोडल तल ये आ गया है, तो ये प्लस वाला पास आने के बजाय उल्टा दूर हो गया, माइनस वाला पास आने के बजाय उल्टा दूर हो गया, तो यहां पर ये भी एक प्रकार का पाई बंद है, लेकिन इसको बोलेंगे अपन पाई स्टार। ये पीपी अतिव्यापन द्वारा बनता है, ठीक है, ये ABMO। तो बस इन दोनों को बताने का, इन भाई सिग्मा बंद और पाई बंद, इनको बताने का बस यही एक था औचित्य, कि आप समझ सकें कि यार जो सिग्मा होता है वो किस तरीके से बनता है और सिग्मा स्टार किस तरीके से बनता है, बस और कुछ नहीं। ये आप समझ लोगे तो आगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ओके। और इसके बाद की बातें फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर समान फेज प्लस वाला प्लस वाले के ऊपर, माइनस वाला माइनस वाले के ऊपर, तो समान फेज अतिव्यापन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो वही काम हमने वहां किया, प्लस वाला प्लस वाले के साथ मिला, इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ गया, माइनस वाला प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, उल्टा बढ़ने के बजाय यहां माइनस आएगा, ठीक है, ओके। और यहां पे जरा देखो, सेम फेज ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, अपोजिट फेज ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, सेम वही, ये है समपार्श्विक अतिव्यापन। अगर मैं डायरेक्ट वहां पे बताता तो शायद आधों को बुझता नहीं, समपार्श्विक अतिव्यापन। बेटा जी थोड़ी सी चीजें यहां पर आपके लिए हल्की सी टफ हो रही होगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आप जब कुछ बच्चे बढ़िया बुक्स में क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसको ये कक्षकों में प्लस माइनस दिखाई देगा, तो वो पूछेगा सर ये प्लस माइनस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए तो इतना तो बताना पड़ेगा, बस आपको ये डायग्राम भी उसमें देखने को मिल सकते हैं, किसी बुक में कोई बढ़िया बुक लगा रहा होगा तो उसमें मिल जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा बताना पड़ा, ठीक है। ये पाई और ये पाई स्टार, ये चीजें क्लियर है। अब इसके बाद नॉर्मल अपन जो एमओटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से वहां पे बंद क्रम ज्ञात करते हैं, एसपी मिक्सिंग क्या होता है, किस तरीके से एमओटी डायग्राम बनाते हैं, वो बना लेंगे। अब आगे, हाँ जी, तो यार इसी के साथ आपकी ये क्लास यहीं पे एंड होती है। कल कोई क्लास नहीं है, अगली क्लास होगी बेटा मंडे को, और जब तक आप बढ़िया से इसको सारी चीजें क्लियर कर लेना, ठीक है बेटा प्रिया जी, ठीक है बेटा प्रिया जी, ओके ओके। अरे यार मेरा तो आधा दिमाग उसकी वजह से खराब हो गया कि यार वो गलत क्यों, मैं उसको बता क्यों नहीं पाया, ठीक है ओके। इस वजह से मैं उसमें ज्यादा चला गया था, इसलिए मैं पढ़ाता गया, पता ही नहीं चला टाइम का।
तो इसी के साथ बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस चीज को भी अपन देख लेंगे, ठीक है, टेंशन न लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। जय हिंद।